मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, हम शिक्षा को समाज में समरसता, विवेक और प्रगति का माध्यम बनाएं। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर एक्शन मोड में दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की हुई बैठक। कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मिली मंजूरी। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज ने किया जनता दर्शन। जनता के समस्याओं पर विस्तार से चर्चा। अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि पर नमन किया है। उन्होंने लिखा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। आइए हम शिक्षा को केवल ज्ञान नहीं, समाज में समरसता, विवेक और प्रगति का माध्यम बनाएं। एक शिक्षित समाज ही सशक्त और संवेदनशील राष्ट्र की नींव है। तो वहीं दिल्ली में एक बैठक के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, जो कि दिल्ली को वर्षों के इंतजार के बाद मिली है, उसके क्रियान्वयन के लिए जनता तक जल्द से जल्द सभी कार्ड बनकर पहुंच जाएं। इसके लिए सभी विधायकों को काम सौंपा गया है। दिल्ली के हर कोने में 1139 आरोग्य मंदिर खोले जाने हैं, जिनकी जगह की पहचान करने के लिए तुरंत काम शुरू होना चाहिए। जो दिल्ली को वर्षों के इंतजार के बाद मिली है, उसके क्रियान्वयन के लिए जनता तक जल्द से जल्द सभी कार्ड बनके पहुंच जाए। इसके लिए आज की हमने ये मीटिंग रखी, जिसमें सभी माननीय विधायकों को काम सौंपा गया है कि अपने अपने क्षेत्र के परिवार जिनके आयुष्मान कार्ड बनने हैं, वो कार्ड बनवाने में उनकी मदद करें। 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जिनको हमने पूरा उनके स्वास्थ्य को केयर टेकिंग करने के लिए जो योजना भारत सरकार की और दिल्ली सरकार की है, उसके कार्ड बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। और साथ में आरोग्य मंदिर, जो प्रत्येक विधानसभा में दिल्ली के हर कोने में 1139 आरोग्य मंदिर जो खोले जाने हैं, उनकी जगह आइडेंटिफाइड करने के लिए तुरंत ये काम शुरू होना चाहिए। क्योंकि पिछली सरकारों ने जो समय गंवाया है, उसके कारण से दिल्ली का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दिल्ली के लोगों का, दिल्ली की जनता को जो दुख भोगने पड़े हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी कारण से एक दिन का भी समय वेस्टेज न हो। और पूरी की पूरी टीम। तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि अपने सिद्धांतों, संघर्ष, जनसेवा के माध्यम से भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो वहीं दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। दिल्ली सरकार ने अब इसको लेकर अपनी कवायद और तेज कर दी है। कैबिनेट सहयोगियों प्रवेश साहिब सिंह और आशीष सूद, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह के साथ व्यय वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। आपको बताते चलें कि कैबिनेट मंत्री सहित कई मंत्री जो हैं वो मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने कवायद भी तेज कर दी। इस दौरान व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में तमाम मंत्री और नेता भी जो हैं वो मौके पर पहुंचे। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सिविल लाइन स्थित एक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता का लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता यहां पर मौके पर पहुंची। इस दौरान लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया है। अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और इस अभिनंदन समारोह में हिस्सा भी बने हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और साथ ही उन्हें उनका पट्टा पहनाकर स्वागत किया गया।
कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने ट्वीट करके भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि शिक्षा और देश के विकास में डॉक्टर राधाकृष्णन का अमूल्य योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। तो वहीं आप नेता दुर्गेश पाठक के घर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने तलाशी ली है और इसके बाद में टीम वहां से रवाना भी हुई। मामला आम आदमी पार्टी और उसके कुछ पदाधिकारियों पर विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम के कथित तौर पर उल्लंघन करने का है और छापेमारी के बाद में आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब बीजेपी की साजिश है। दुर्गेश पाठक को गुजारा और साथ ही चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जिसके चलते उन पर सीबीआई की रेड हुई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला दिल्ली से सामने आया, जहां पर पदाधिकारियों पर विदेशी फंडिंग के आरोप भी लगे हैं और साथ ही यहां पर टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। इस दौरान विदेशी फंडिंग का ये जो मामला है वो उजागर हुआ था, जिस दौरान आरोप लगे थे और पदाधिकारियों पर तमाम तरह के विदेशी फंडिंग के आरोप भी लगे हैं। जहां पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जांच लगातार की गई और विदेशी फंडिंग के आरोप में ये मामला भी दर्ज हुआ है। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि उनको देश को लूटने का जन्मसिद्ध अधिकार है। नेशनल हेराल्ड घोटाला गांधी परिवार के लालच को बेनकाब करता है। 2008 में अखबार बंद होने के बाद में कांग्रेस ने पार्टी फंड से 90 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी AGL को दे दिए हैं, जो कि पूरी तरीके से नियमों के खिलाफ है। जब गांधी परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही थी तो राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं देश के कानून को नहीं मानता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी सड़कों पर गुंडागर्दी करने से, कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकते हैं और साथ ही आपने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। कि उनको देश को लूटने का, करप्शन करने का जन्मसिद्ध अधिकार है और उनसे कोई जवाब नहीं मांग सकता इसका। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, जो देश के लोगों ने 1-1, 2-2 रुपए इकट्ठे करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक न्यूज़पेपर खड़ा किया, उसके सारे एसेट्स को गांधी परिवार ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने AGL के माध्यम से अपने नाम करवा लिया। और अब जब ईडी कार्रवाई कर रही है, उन एसेट्स को सीज कर रही है और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ चार्जशीट कर रही है, तो सड़कों पर उतर के गुंडागर्दी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पूछे, कह रहे हैं मुझे देश के कानून पर विश्वास ही नहीं है, मैं नहीं मानता देश के कानून को, मेरे को अधिकार है करप्शन करने का, मुझे जन्मसिद्ध अधिकार है लूटने का। राहुल गांधी जी, ये देश का कानून आप पर भी लागू होता है और सोनिया गांधी जी पे भी लागू होता है। और अगर आपको गलतफहमी है तो अब ठीक कर लीजिए। 60 साल में शायद लागू नहीं हुआ होगा क्योंकि गांधी परिवार और नेहरू परिवार की चल रही थी, लेकिन देश का कानून मजबूत है और गांधी परिवार को भी सबक सिखाने के लिए ये माकूल कानून है, इसके आपको मानना पड़ेगा। इस कानून के तहत आप पे कार्रवाई भी होगी क्योंकि आपने देश को लूटने का काम किया है और ये जो आप सड़कों पे आज गुंडागर्दी कर रहे हो ना, देश के लोग आपको इसका भी जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना, इसको लेकर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई ऐतिहासिक आयुष्मान भारत योजना, जो सालों के लंबे इंतजार के बाद अब दिल्ली को प्राप्त हुई है, उसका लाभ हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे। इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। सभी विधायकों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने अपने क्षेत्र में कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में लोगों की पूरी मदद करें ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप कोई भी परिवार इस योजना से वंचित न रहे। मंत्री आशीष सूद ने BSES राजधानी पावर लिमिटेड की तरफ से विकसित किलोगरी में दिल्ली के पहले बड़े पैमाने पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का निरीक्षण किया। BSES अधिकारियों के साथ में 20 मेगावाट और 40 मेगावाट घंटे के पावर बैंक के आगामी लॉन्च किए गए हैं। तकनीकी बुनियादी ढांचे और तैयारियों की समीक्षा भी की गई है।
तो वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र की जनता से मुलाकात करके उनके समस्याओं, सुझावों और आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और हर एक समस्या को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द समाधान के लिए निर्देशित भी किया गया है। आपको बताते चलें कि अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए हैं। पूरा मामला दिल्ली से है, जहां पर रविंद्र इंद्राज ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनता मौके पर पहुंची, जनता के समस्याओं को विस्तार पूर्वक सुना गया और साथ ही समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर जनता दर्शन लगाया गया और इस दौरान लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मौके पर पहुंचे और साथ ही उनके समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया और समस्याओं के निस्तारण का भी आश्वासन दिया गया है और साथ ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। वहीं दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने भी कहा कि इस बढ़ी हुई मजदूरी से दिल्ली के 40 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। बढ़ी मजदूरी की घोषणा आज की गई है, लेकिन ये दरें इसी महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसके माध्यम से हमने वेतन में वृद्धि की है। बड़ा निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय से दिल्ली के लगभग 40 लाख जो कामगार हैं, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, सरकार में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, ऐसे लगभग 40 लाख कामगारों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। और ये ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें हम लोगों ने वेजेस जो है ये बढ़ाए हैं। जो अनस्किल्ड सेक्टर में लोग काम करते हैं, इनका अब तक 18,066 रुपए का जो वेज होता था उसे बढ़ाकर 18,456 रुपए किया गया है। सेमी स्किल्ड का 19,929 से बढ़ाकर 20,371 रुपए किया गया है। स्किल्ड का 21,917 से बढ़ाकर 22,411 रुपए। नॉन मैट्रिकुलेट्स का 19,929 से बढ़ाकर 20,371 रुपए। मैट्रिकुलेट्स का 21,917 से बढ़ाकर 22,411 रुपए और जो ग्रेजुएट और उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त लोग हैं उनका 23,836 से बढ़ाकर 24,356 रुपए। लगभग 400 रुपए से लेकर 520 रुपए तक की वृद्धि ये न्यूनतम मजदूरी में दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदया ने करने का निर्णय लिया है। 40 लाख कामगारों को इससे सीधा फायदा पहुंचने वाला है और दिल्ली देश में लगभग सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देने वाले राज्यों में से एक राज्य बन चुका है। तो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से और इन सभी यूनियन की तरफ से बहुत लंबे समय से ये डिमांड आ रही थी और दिल्ली में इस प्रकार से बढ़ाया भी जाए। पेंडिंग भी था, पिछली सरकारें निर्णय नहीं ले पा रही थी, तो मुख्यमंत्री महोदया ने ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसी की जानकारी देने के लिए आज मैं आप सबके बीच में आया था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दिल्ली में सर सबसे ज्यादा हो गया न्यूनतम लगभग टॉप के जो 2-3 राज्य हैं देश में उनमें से एक दिल्ली बन चुका है। लेकिन अगर कोई जो संस्था है या फिर कोई बड़ी कंपनियां हैं उनको भी आप संदेश देना चाहेंगे कि अगर ये लागू को नहीं करते अपने संस्थान में तो क्या? नहीं, उसके लिए तो ऑलरेडी कानून बने हुए हैं, लेबर लॉज हैं और हम उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे जो कानून बने हुए हैं और देना ही होगा। दिल्ली के अंदर काम करने वाली सभी प्राइवेट संस्थाएं हैं या सरकारी संस्थाएं हैं, सबको न्यूनतम मजदूरी के नियमों का पालन करना होगा। और बहुत सारी यूनियन की तरफ से ऑलरेडी धन्यवाद के पत्र और संदेश आ ही रहे हैं। दिल्ली में इस प्रकार के जो भी कामगार हैं, और सबसे बड़ी बात है इसमें सरकार में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। जितने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय दिल्ली सरकार में काम करते हैं उन सबका जो वेतनमान है न्यूनतम मजदूरी है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने श्रमिकों की सैलरी में बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय का लाभ संगठित क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले सभी श्रमिकों को मिलेगा। वहीं एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी और इस वृद्धि से दिल्ली में बड़ी संख्या में कामगारों को राहत मिलेगी।
तो वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया है ताकि सुधार कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा सके और वर्तमान में पर्यावरणीय और अवसंरचनात्मक स्थिति का आकलन भी किया जा रहा। और इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ दिल्ली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज कुमार सिंह का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य दिल्ली के लोगों के लिए 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का है। हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे और ये चर्चा का विषय था कि इस बात पर चर्चा हुई और हम 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को जल्द से जल्द सुविधा देंगे। 139 आरोग्य मंदिर बनाने का हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और उसी के ऊपर चर्चा थी और 70 साल सीनियर सिटीजनों को हम लोग जल्द से जल्द उनकी लिए सुविधा दे सके, उसके ऊपर चर्चा थी जो हम जल्द से जल्द दिल्ली में करने जा रहे हैं। एस्टेब्लिश जो मोहल्ला क्लिनिक है उनका मेकओवर है या फिर नहीं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बिल्कुल अलग होगा और आपको दिखेगा कि मोहल्ला क्लिनिक क्या है और हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर कैसा लगता है। बिल्कुल अलग है, स्ट्रक्चर बॉडी के साथ बना हुआ, आपको देख के अच्छा लगेगा। दिल्ली के लिए हम क्या अच्छा करने जा रहे हैं ये आपके सामने आएगा। तो वहीं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ट्वीट कर कहा कि महान शिक्षाविद पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आधुनिक भारत, शिक्षित भारत के निर्माण में उनके योगदान अविस्मरणीय और प्रेरणाप्रद है। बताते चलें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को श्रद्धांजलि दी गई है और इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि आज सभी ने बधाई दी, साथ ही श्रद्धांजलि दी है और साथ ही उनके योगदान अविस्मरणीय और प्रेरणाप्रद है। उनके योगदान को याद किया गया है। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ट्वीट करके कहा कि महान शिक्षाविद पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आधुनिक भारत, शिक्षित भारत के निर्माण में उनके योगदान अविस्मरणीय और प्रेरणाप्रद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तंज भरे लहजे में कहा कि हमने चंदा चोर नाम तो सुना था, अब आम आदमी पार्टी तो चंदाखोर पार्टी है। आज आप नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा। दुर्गेश पाठक ने अपनी ही पार्टी का चंदा खाने का काम किया है। अगर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो उनको इसमें परेशानी क्या है? अपनी ही पार्टी के चंदे को खाने वाले ये चंदाखोर लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का चरित्र समझ लीजिए क्या है। शराब घोटाला और जिस तरह से पैसे का लेन देन उस घोटाले के माध्यम से हुआ, दुर्गेश पाठक गोवा के प्रभारी थे और दिल्ली में जो पैसा इकट्ठा किया गया वो गोवा के चुनाव में गया, ये जानकारी सबके पास है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने आप में बड़ी अजीब है। हमने पार्टी के चंदे के चंदा चोर नाम तो सुना था, ये आम आदमी पार्टी तो चंदाखोर पार्टी है। दुर्गेश पाठक ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के चंदे के पैसे को भी चोरी करने का काम किया है। मामला उत्तर पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके का है और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला करने के आरोप में 2 नाबालिग समेत 4 लोगों को पकड़ा गया है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले में AATS और NWD और साथ ही आदर्श नगर थाना की टीमों ने 2 आरोपियों और 2 CCL को गिरफ्तार किया है। खबर शाहीन बाग से है जहां पर वहां के एक इलाके में देर रात एक रिहायशी इमारत में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए 8 दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे हैं और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में किसी की हताहत होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। हालांकि वहां पर खड़ी 3 से 4 कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।